माइंड फाइव एकेडमी में सभी लोगों का स्वागत है। और आज क्लास लेकर आए हैं सीडीपी बाल विकास पेडागोजी सीटेड एग्ज़ाम के लिए। तो सभी लोग जल्दी से जुड़ जाएं। सीटेड एग्ज़ाम के लिए सीडीपी बाल विकास पेडागोजी। तो पहला प्रश्न स्क्रीन पर है सभी लोगों के लिए। विकास की कौन सी अवस्था की प्रमुखता है? अमूर्त सोच व अपनी खुद की पहचान खोजने की चाह। विकास की कौन सी अवस्था की प्रमुखता है? अमूर्त सोच व अपनी खुद की पहचान खोजने की चाह। शेष अवस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था, माध्यमिक बाल्यावस्था, किशोर अवस्था। बताएं कौन सी है सभी लोग, जल्दी से कमेंट करें। विकास की कौन सी अवस्था की प्रमुखता है? अमूर्त सोच व अपनी खुद की पहचान खोजने की चाह। तो अमूर्त सोच, जीन पियाजे के अनुसार अमूर्त सोच होती है कितनी? 12 से ऊपर। तो यहाँ से कन्फर्म हो गया कि कहीं ना कहीं बालक बड़ा होगा। तो 12 से 18 के कौन सी होती है? किशोर अवस्था इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, विकास के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? विकास एक खास क्रमानुसार चलता है। विकास विभेदन व एकीकरण के सिद्धांत का पालन करता है। विकास पैर से सिर की दिशा में होता है। विकास केंद्र से बाहर की दिशा में अग्रसर होता है। जल्दी से कमेंट करें कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा आंसर लग रहा है आप लोगों को। विकास के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? विकास एक खास क्रमानुसार चलता है, ये बात तो सही है। विकास विभेदन व एकीकरण के सिद्धांत का पालन करता है, ये भी बात सही है। विकास पैर से सिर की ओर होता है, ये गलत है। विकास केंद्र से बाहर की ओर होता है, ये सही है। लेकिन विकास सिर से पैर की ओर होता है। कैसा होता है? सिर से पैर की ओर। तो प्रश्न में पूछा गया था कौन सा सही नहीं है, तो आंसर कौन सा है इसका? सी इसका सही नहीं है। अगला प्रश्न है, बच्चों में व्यक्तिगत विभिन्नताओं का प्रमुख कारण क्या है? केवल व्यक्ति के वंशानुगत गुण, केवल बालकों के वंश पालन पोषण का तरीका, आनुवंशिकता व पर्यावरण कारकों के बीच परस्पर जटिल अंतःक्रिया, केवल बच्चों का भौतिक परिवेश। जल्दी से बच्चे कमेंट करें सभी लोग, कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है आप लोगों को। बच्चों में व्यक्तिगत विभिन्नताओं का प्रमुख कारण क्या है? केवल व्यक्ति के वंशानुगत गुण, केवल पालकों के पालन पोषण का तरीका, आनुवंशिकता व पर्यावरणीय कारकों के बीच परस्पर जटिल अंतःक्रिया, केवल बच्चों का भौतिक परिवेश। आंसर का सी। अगला प्रश्न है सामाजिकरण। अगला प्रश्न है, समाजीकरण रैखिक व निश्चित प्रक्रिया है, सरल व एकायामी प्रक्रिया है, जटिल व बहुआयामी प्रक्रिया है, अन्वय व सार्वभौमिक प्रक्रिया है। समाजीकरण कैसी प्रक्रिया है बताएं, जल्दी से कमेंट करें। समाजीकरण कैसी प्रक्रिया है?
समाजीकरण जटिल व बहुआयामी प्रक्रिया है। कैसी? जटिल व बहुआयामी प्रक्रिया है। अगला प्रश्न है, जीन पियाजे ने सुझाव दिया कि बच्चे हैं बड़ों से अलग सोचते और सीखते हैं। भाषा विकास को सुदृढ़ करती है। बच्चे की सोच वयस्कों से मात्रात्मक रूप से भिन्न होती है। बच्चे एक खाली स्लेट के रूप में पैदा होते हैं और जन्म के समय नासमझ होते हैं। जल्दी से कमेंट करें कौन सा ऑप्शन सही लग रहा आप लोगों को। जीन पियाजे ने सुझाव दिया, कौन सा दिया? जीन पियाजे ने सुझाव दिया कि बच्चे बड़ों से अलग सोचते हैं और सीखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस युग्म का मिलान सही है? निम्न में से किस युग्म का मिलान सही है? कौन सा युग्म ऐसा है इसका मिलान सही है? शिशुअवस्था 6 से 11 साल, मध्य बाल्यावस्था 26 साल, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था 11 साल से अधिक, पूर्व संक्रियात्मक चरण जन्म से 2 वर्ष। जन्म से निम्न में से किस युग्म का मिलान सही है? तो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था 11 साल से अधिक होती है, ये सही है। अगला प्रश्न है, कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की कौन सी एक प्रमुख आलोचना है? कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की कौन सी एक प्रमुख आलोचना है? यह चरणों को निर्दिष्ट नहीं करता है। यह नैतिक सोच पर सांस्कृतिक कारकों और लिंग के प्रभाव की अवहेलना करता है। यह प्राकृतिक स्थितियों में बच्चों के सहभागी अवलोकनों का उपयोग करता है। यह नैतिक विकास का एक निश्चित क्रम नहीं देता है। जल्दी से कमेंट करें सभी लोग, कौन सा आंसर इसमें है? कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की कौन सी एक प्रमुख आलोचना है? तो यह नैतिक सोच पर सांस्कृतिक कारकों और लिंग के प्रभाव की अवहेलना करता है। ये आलोचना की गई है कोहलबर्ग के नैतिक विकास की सिद्धांत में। अगला प्रश्न है, लेव वाइगोत्स्की का मानना था कि बच्चों को जो लेव वाइगोत्स्की क्या मानते थे बताएं। जल्दी से कमेंट करें सभी लोग, बहुत से लोग बी सी ए सभी लोग दे रहे हैं। बताएं लेव वाइगोत्स्की का मानना क्या था? तो बच्चों को जो प्रस्तुत किया जाता है वे उसका निष्क्रिय रूप से पुनरुत्पादन करते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा था लेव वाइगोत्स्की ने। बच्चे बड़े की मदद से अपनी समझ खुद बनाते हैं। ये वाइगोत्स्की कहते थे कि बच्चे बड़े की मदद से मदद देना या सहारा देना या संकेत करना इसके फोल्डिंग को दर्शाता है। लेव वाइगोत्स्की ने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में जैसे मनोवैज्ञानिक उपकरणों को बहुत महत्व दिया है। भाषा, कैलेंडर, कैलकुलेटर, मोबाइल। जल्दी से कमेंट करें सभी लोग, कौन सा ऑप्शन सही है इसमें वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग? लेव वाइगोत्स्की ने
संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में भाषा जैसे मनोवैज्ञानिक उपकरणों को बहुत महत्व दी है। किस पर? भाषा पर। एक प्रगतिशील कक्षा में कैसी होनी चाहिए प्रगतिशील कक्षा? बताएं, जल्दी से कमेंट करें सभी लोग। प्रगतिशील शिक्षा कैसी होनी चाहिए? एक प्रगतिशील कक्षा में बच्चों का सीखना इनाम व सजा के प्रयोग से नियंत्रित होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। बच्चों को सख्त निगरानी में रखना चाहिए व अनम्य पाठचर्या अपनानी चाहिए। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। सीखने को सुसाधित करने के लिए वेदन व अभ्यास की विधि का पालन करना चाहिए। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। एक प्रगतिशील कक्षा में सीखने का आधार प्रत्यक्ष अनुभव व संवाद होते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी बुद्धि का प्रदर्शन करने वाले व्यक्ति अपनी भावनाओं के बारे में गहराई से जानते हैं और अपने गुणों को पहचानते हैं? बताएं जल्दी से सभी लोग, बुद्धि के बारे में कौन सा ऑप्शन आप लोगों को सही लग रहा? कमेंट में डालें। बहुत से लोग डी दे रहे हैं, डी, बहुत से लोग सी, बी, ए, सभी कमेंट में आ चुके हैं। तो अब हम बताते हैं सभी लोगों को कि कौन सी बुद्धि का प्रदर्शन करने वाले व्यक्ति अपनी भावनाओं के बारे में गहराई से जानते हैं और अपने गुणों को पहचानते हैं। तर्क गणितीय बुद्धि नहीं होती है, शारीरिक गति संवेदी ये भी नहीं होती है, भाषाई बुद्धि भी नहीं होती है। आंसर इसका है अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, अपनी भावनाओं को समझना, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। अगला प्रश्न है, शिक्षकों का कौन सा व्यवहार बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता पक्षपात कम करने में मदद करेगा? शिक्षकों का कौन सा व्यवहार बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता पक्षपात कम करने में मदद करेगा? जल्दी से कमेंट करें सभी लोग। शिक्षकों का कौन सा व्यवहार बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता पक्षपात कम करने में मदद करेगा? कक्षा में केवल लड़कों को भारी कुर्सी मेज उठाने को कहना ये नहीं करता है। खेल के लिए गुड़िया व घर केवल लड़कियों को देना ये भी नहीं करता है। देखभाल करने वाले इस व्यवसायों का जिक्र केवल औरतों के संदर्भ में करना ये भी नहीं। तो शिक्षिका का कौन सा व्यवहार बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता पक्षपात कम करने में मदद करेगा? सभी जेंडर में स्वायत्तता व समानुभूति के लिए। अगला प्रश्न, कौन सा परिप्रेक्ष्य भाषा को संज्ञान को सुसाधित करने वाले महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में देखता है? जल्दी से कमेंट करें सभी लोग, कौन सा इसका आंसर है? कौन सा परिप्रेक्ष्य भाषा को संज्ञान को सुसाधित करने वाले महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में देखता है? व्यवहारवादी, सूचना, संक्रमण, सामाजिक, सांस्कृतिक, मनोगतिशील। भाषा और संज्ञान को सुसाधित करने में उपकरण है के रूप में देखता है सामाजिक, सांस्कृतिक। अगला प्रश्न है, कक्षा में विविधता को समायोजित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन एक प्रभावी रणनीति नहीं है? बताएं जल्दी से सभी लोग, कौन सी प्रभावी रणनीति नहीं है? कक्षा में विविधता
विविधता को समायोजित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन एक प्रभावी रणनीति नहीं है? छात्रों के सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ का पता लगाना, ये तो होता है प्रभावी रणनीति। छात्रों की विभिन्न पृष्ठभूमियों के अनुरूप शिक्षा शास्त्र, ये भी होता है। ऐसे विविध उदाहरण प्रदान करना जो सभी विद्यार्थियों के लिए अर्थपूर्ण हो, ये भी सही है। निर्देशों के मानक सेट का उपयोग करना और शिक्षार्थियों की पृष्ठभूमि को अनदेखा करना ये नहीं होना चाहिए। तो इसका नहीं, रणनीति नहीं होनी चाहिए पूछा था, तो यानी इसका डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से अर्थपूर्ण अधिगम के लिए आकलन की विशेषता क्या होनी चाहिए? जल्दी से कमेंट करें सभी लोग। निम्नलिखित में से अर्थपूर्ण अधिगम के लिए आकलन की विशेषता क्या होनी चाहिए? मानकीकृत, व्यापक, रचनात्मक, गुणात्मक। निम्नलिखित में से अर्थपूर्ण अधिगम के लिए आकलन की विशेषता क्या होनी चाहिए? तो रचनात्मक होनी चाहिए विशेषता आकलन की। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा में क्या शामिल है? तो जल्दी से कमेंट करें कौन कौन सी ऑप्शन आप लोगों को सही लग रहे हैं, कौन कौन सी ऑप्शन इसमें हो सकते हैं। समावेशी शिक्षा के बारे में कौन कौन सी ऑप्शन इसमें सही लग रहे हैं, फिर इसका आंसर कमेंट करें सभी लोग। बाधा मुक्त वातावरण का प्रावधान, योग्यताओं के आधार पर बच्चों का पृथकीकरण, बच्चों की पहचान कर उनका उपयुक्त नामीकरण, पाठ्य पुस्तक अनुभवों व शिक्षा शास्त्रीय रणनीतियों में लचीलापन। पहला और चौथा इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, छात्रों को विविध समूह के साथ बातचीत करते समय एक शिक्षक को क्या नहीं करना चाहिए? बातचीत करते समय शिक्षक को क्या नहीं करना चाहिए? तो जल्दी से सभी लोग कमेंट करें। छात्रों के विविध समूह के साथ बातचीत करते समय एक शिक्षक को क्या नहीं करना चाहिए? बहस और चर्चा को प्रोत्साहित करना चाहिए, अपने स्वयं के पूर्वाग्रहों और रूढ़ियों पर चिंतन करना चाहिए, व्याख्यान पद्धति को एकमात्र शैक्षणिक रणनीति के रूप में अपनाना भी चाहिए, लेकिन एक समान पाठ्यक्रम और मानकीकृत मूल्यांकन का पालन इसका नहीं करना चाहिए। तो इसमें आंसर कौन सा है? सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, अभिकथन पठन वैकल्य से जूझ रहे बच्चों के सीखने को सुगम बनाने के लिए शिक्षकों को पुस्तकों के अलावा विभिन्न प्रकार के संसाधनों का प्रयोग करना चाहिए व उन्हें लिखित परीक्षा में अतिरिक्त समय देना चाहिए। पठन वैकल्य की चुनौती वाले विद्यार्थियों को पढ़ने में कठिनाई होती है। कमेंट करें कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है आप लोगों को। पठन वैकल्य से जूझ रहे बच्चों के सीखने को सुगम बनाने के लिए शिक्षकों को
पुस्तकों के अलावा विभिन्न प्रकार के संसाधनों का प्रयोग करना चाहिए व उन्हें लिखित परीक्षा में अतिरिक्त समय देना चाहिए। ये बात तो सही है। इसके बाद इसका तर्क है कि पठन वैकल्य की चुनौती वाले विद्यार्थियों को पढ़ने में कठिनाई होती है। ये भी बात सही है। तो आंसर है ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है ए की। अगला प्रश्न है, कौन सा उदाहरण सहायक तकनीकी का इस्तेमाल करते हुए दृष्टिबाधित विद्यार्थियों की मदद करेगा? जल्दी से कमेंट करें सभी लोग। दृष्टिबाधित विद्यार्थियों की मदद कौन सा करता है? कौन सा उदाहरण सहायक तकनीक का इस्तेमाल करते हुए दृष्टिबाधित विद्यार्थियों की मदद करेगा? हेडफोन दृष्टिबाधितों के लिए नहीं होता है। चित्र आधारित वर्कशीट ये भी नहीं होती है। श्रवण में मदद करने का उपकरण ये भी नहीं होता है। लेकिन पढ़ने व लिखने के लिए ब्रेल प्रणाली का उपयोग दृष्टिबाधितों के लिए किया जाता है। तो सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से रचनात्मकता के विशिष्ट संकेतक कौन से हैं? जल्दी से सभी लोग आंसर इसका कमेंट करें। निम्नलिखित में से रचनात्मकता के विशिष्ट संकेतक हैं जिज्ञासा, स्वतंत्रता, अनुकूलनशीलता, उच्च स्तर की एकाग्रता, बारंबार अभ्यास की आवश्यकता। डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न अभिकथन है इसका और निष्कर्ष है, इसको पढ़ें और ऑप्शन पढ़ने के बाद कमेंट बॉक्स में डालें कि कौन सा ऑप्शन इसका सही दिख रहा है आप लोगों को। अभिकथन है प्रभावी अधिगम के लिए केवल शिक्षकों को कक्षा में प्रश्न पूछना चाहिए, ना कि बच्चों को। इसका तर्क है कि बच्चे निष्क्रिय श्रवण की प्रक्रिया के माध्यम से सर्वाधिक अर्थपूर्ण ढंग से सीखते हैं। तो निष्क्रिय से नहीं, सक्रिय से सीखते हैं बालक। तो ये तो गलत हो गया इसका तर्क, और इसका अभिकथन है वो सही है। अभिकथन इसका पढ़ते हैं, प्रभावी अधिगम के लिए केवल शिक्षकों को कक्षा में प्रश्न पूछना चाहिए, ना कि बच्चों को। इसका अभिकथन भी गलत है और तर्क भी गलत है। तो इसका आंसर है डी। ए और आर दोनों गलत हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न को पढ़ें, उसके बाद कथन दिया गया है, फिर इसका कमेंट डालें बॉक्स में कि कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है आप लोगों को। अधिकथन और तर्क दोनों ही पढ़ें ध्यानपूर्वक। अधिकथन है शिक्षकों को विद्यार्थियों की ज़रूरतों के अनुसार उचित व उपयुक्त पाठ प्रदान करना चाहिए। ये तो सही है, इसका अभिकथन सही है। तर्क सीखना एक सहयोगात्मक प्रक्रिया है। तो इसका तर्क और अभिकथन दोनों सही हैं। आंसर इसका बनेगा ए और आर दोनों सही हैं और
आर सही व्याख्या करता है ए की। अगला प्रश्न, शिक्षकों को प्राथमिक माध्यमिक स्कूली कक्षाओं में बच्चों की असफलता को किस प्रकार देखना चाहिए? जल्दी से कमेंट करें किस प्रकार देखना चाहिए। शिक्षकों को प्राथमिक माध्यमिक स्कूली कक्षाओं में बच्चों की असफलता को किस प्रकार देखना चाहिए? बच्चों की कम योग्यताओं का प्रतिबिंबन, शिक्षकों की कम योग्यताओं का प्रतिबिंबन, माता पिता की कम योग्यताओं का प्रतिबिंबन, स्कूली तंत्र की कार्यशीलता का प्रतिबिंबन। शिक्षकों को प्राथमिक माध्यमिक स्कूली कक्षाओं में बच्चों की असफलता को किस प्रकार देखना चाहिए? तो स्कूल तंत्र की कार्यशीलता का प्रतिबिंबन इस प्रकार देखना चाहिए। अगला प्रश्न है, एक सामाजिक रचनात्मक कक्षा में अधिगम कैसा होना चाहिए? जल्दी से बताएं अधिगम किस प्रकार होना चाहिए सामाजिक रचनात्मक कक्षा में अधिगम। जल्दी से कमेंट करें। एक सामाजिक रचनात्मक कक्षा में अधिगम निष्क्रिय और व्यक्तिगत है, ये गलत है। सक्रिय और व्यक्तिगत, ये भी गलत है। निष्क्रिय और सामाजिक, ये भी गलत है। एक सामाजिक रचनात्मक कक्षा में अधिगम होना चाहिए सक्रिय और सामाजिक। कैसा होना चाहिए? सक्रिय और सामाजिक। अगला प्रश्न, समस्या को कई मध्यवर्ती लक्ष्यों में विभाजित किया जाता है और फिर प्रत्येक उप लक्ष्य को हल करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। बताएं इसका आंसर। जल्दी से कमेंट करें आप सभी लोग। समस्या को कई मध्यवर्ती लक्ष्यों में विभाजित किया जाता है। समस्या को कई मध्यवर्ती लक्ष्यों में विभाजित किया जाता है और फिर प्रत्येक उप लक्ष्य को हल करने में ध्यान केंद्रित किया जाता है। कार्यात्मक स्थिरता, कलन विधि, साधन, लक्ष्य विश्लेषण, अनुक्रिया समुच्चय। तो इसमें किया जाता है साधन लक्ष्य विश्लेषण। अगला प्रश्न, अभिकथन और तर्क दिया गया है, पढ़ें जल्दी से वो फिर कमेंट करें कि कौन सा ऑप्शन इसमें आंसर सही बनना है आप लोगों को लगता है। ध्यान से पढ़ें कथन, अभिकथन और तर्क। अभिकथन है शिक्षकों को बच्चों की मानसिक स्थिति व संवेगात्मक जरूरतों की उपेक्षा करनी चाहिए। और तर्क है अकादमिक अधिगम बच्चे के संवेगात्मक स्वास्थ्य से प्रभावित नहीं होता। तो दोनों ही इसकी अभिकथन और तर्क दोनों ही गलत हैं। आंसर इसका है ए और आर दोनों गलत हैं। अगला प्रश्न, अधिगम को कैसे सुशासित करना चाहिए? अधिगम को कैसे सुशासित करना चाहिए? बताएं किस प्रकार करना चाहिए अधिगम को।
अधिगम को सुसाधित करना चाहिए, नकारात्मक पुनर्वलन देकर बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। भौतिक पुरस्कार देकर तो ये भी नहीं करना चाहिए। विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देकर ये भी नहीं करना चाहिए। अधिगम को हमेशा सुसाधित करते हैं अर्थपूर्ण खोज द्वारा। अगला प्रश्न है, स्वयं के ज्ञाता होने के बारे में जागरूकता व समझ किस प्रक्रिया में शामिल है? स्वयं के ज्ञाता होने के बारे में जागरूकता व समझ किस प्रक्रिया में शामिल है? जल्दी से कमेंट करें सभी लोग। स्वयं के ज्ञाता होने के बारे में जागरूकता व समझ किस प्रक्रिया में शामिल है? अधिसंज्ञान, समायोजन, समावेशन, अनुबंधन। स्वयं के ज्ञाता होने के बारे में जागरूकता व समझ अधिसंज्ञान में शामिल है। अगला प्रश्न, शिक्षकों में मान्यता रखनी चाहिए कि योग्यता है और विद्यार्थियों को तय करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। कमेंट करें जल्दी से। शिक्षकों में मान्यता रखनी चाहिए कि योग्यता बार्धिक है और विद्यार्थियों को महारत उन्मुखी लक्ष्य तय करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। प्रेरणा और सीखने के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? प्रेरणा और सीखने के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? बताएं सभी लोग, कौन सा कथन सही लग रहा है आप लोगों को? प्रेरणा और सीखने के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? सीखने में प्रेरणा की कोई भूमिका नहीं होती, तो ये गलत है। सीखना तब प्रभावी होता है जब छात्र बाहरी रूप से प्रेरित होते हैं, ये भी गलत है। सीखना तब प्रभावी होता है जब छात्रों में आंतरिक अभिप्रेरणा हो, भी इसका राइट आंसर है। आंतरिक अभिप्रेरणा से ही सीखना सही मायने में माना जाता है। अगला प्रश्न है, बच्चों के प्राथमिक वर्षों में विकास का क्रम है, किस प्रकार का विकास क्रम है? बच्चों के प्राथमिक वर्षों में विकास का क्रम है विशिष्ट से सामान्य की ओर, ऐसा नहीं है। वैश्विक से स्थानिक की ओर, ये भी नहीं है। अमूर्त से मूर्त की ओर, तो ये भी नहीं है। तो बच्चों के प्राथमिक वर्षों में विकास का क्रम होना चाहिए सरल से जटिल की ओर, सरल से जटिल की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर, ये विकास होना चाहिए प्राथमिक वर्षों में। अगला प्रश्न है, भाषा के विकास के लिए संवेदनशील काल कौन सा है? आरंभिक बाल्यावस्था, माध्यमिक बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रसव पूर्व अवस्था। कमेंट करें सभी लोग, कौन सा सही आंसर लग रहा है आप लोगों को?
भाषा के विकास के लिए संवेदनशील काल कौन सा है? आरंभिक बाल्यावस्था एक संवेदनशील काल होता है। अगला प्रश्न है, वह प्रक्रिया जिसमें बच्चे समाज में अपनी भूमिका को सीखते हैं उसे क्या कहते हैं? समाजीकरण, समायोजन, समावेशन, अनुकूलन। क्या कहते हैं? जल्दी से कमेंट करें सभी लोग। वह प्रक्रिया जिसमें बच्चे समाज में अपनी भूमिका को सीखते हैं सामाजीकरण कहलाती है। क्या कहलाती है? सामाजीकरण। अगला प्रश्न है, संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में बच्चे अनुकरण करने लगते हैं व उनमें वस्तु स्थायित्व की योग्यता आ जाती है? संवेदी चालक में, पूर्व संक्रियात्मक में, मूर्त संक्रियात्मक में, औपचारिक संक्रियात्मक। संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में बच्चे अनुकरण करने लगते हैं व उनमें वस्तु स्थायित्व की योग्यता आ जाती है? संवेदी चालक में सेंसरी मोटर अवस्था होती है, उसमें वस्तु स्थायित्व और अनुकरण करने की योग्यता आ जाती है बालक के अंदर। जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार वह बच्ची जो सूरज को सजीव मानती है क्योंकि वो रोशनी देता है, अपने सोच में क्या दर्शाती है? जल्दी से कमेंट करें सभी लोग। जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार वह बच्ची जो सूरज को सजीव मानती है क्योंकि वो रोशनी देता है, अपनी सोच में क्या दर्शाती है? वस्तु स्थायित्व को दर्शा रही है? बिल्कुल भी नहीं। अप्रतिवर्तित दर्शा रही है? ये भी नहीं। केंद्रीकरण? ये भी नहीं। तो ये दर्शा रही है जीववादी चिंतन को। कोई भी निर्जीव वस्तु को अगर सजीव मान ली जाए उसको कहते हैं जीववाद। आंसर इसका पहला। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी संकल्पना लेव वाइगोत्स्की द्वारा प्रतिपादित नहीं है? जल्दी से सभी लोग कमेंट करें। वाइगोत्स्की के द्वारा कौन सी संकल्पना नहीं दी गई है, प्रतिपादित नहीं की गई है? लेव वाइगोत्स्की के द्वारा प्रतिपादित समीपस्थ विकास का क्षेत्र, पर्ण स्कैफोल्डिंग, सामाजिक अंतःक्रिया, ये तीनों दिए गए हैं, लेकिन स्कीमा पियाजे के द्वारा दिया गया है। आपसे पूछा क्या गया था कि वाइगोत्स्की के द्वारा प्रतिपादित नहीं है, तो स्कीमा नहीं है। अगला प्रश्न है, लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांतों के निहितार्थ के अनुरूप कौन सा कथन शैक्षिक प्रणाली के लिए सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है बताएं सभी लोग। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार कौन सा सही है ये बताना है आप लोगों को। क्या बताना है? कौन सा सही है? जल्दी से कमेंट करें सभी लोग। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांतों के निहितार्थ के अनुरूप कौन सा कथन शैक्षिक प्रणाली के लिए सही है? तो विद्यार्थियों में सहयोग के बजाय प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना, ये नहीं है। वांछनीय व्यवहार को इनाम
द्वारा बढ़ावा देना व अवांछनीय व्यवहार को सजा द्वारा घटाना, ये भी नहीं। उपयुक्त इशारे व संकेत प्रदान कर विद्यार्थियों को पाठ आलंबन करना, यही है वाइगोत्स्की का सही प्रणाली। अगला प्रश्न, कोहल वर्ग के अनुसार नैतिक विकास की प्रथम अवस्था की क्या विशेषता है? बताएं जल्दी से, सभी लोग कमेंट बॉक्स में डालें कि कोहल वर्ग के प्रथम अवस्था की विशेषता क्या है। कोहल वर्ग के अनुसार नैतिक विकास की प्रथम अवस्था की क्या विशेषता है? अमूर्त सार्वभौमिक सिद्धांतों को अपनाना जो सभी मानवता के लिए मान्य है, कानूनों और नियमों को बनाए रखने के कर्तव्य का पालन करना, दूसरों का स्नेह और अनुमोदन बनाए रखना, नियमों को निश्चित और निरपेक्ष रूप में देखना, ये कोहल वर्ग की प्रथम अवस्था है। कौन सी अवस्था? प्रथम अवस्था, नियमों को निश्चित और निरपेक्ष रूप में देखना। अगला प्रश्न, एक प्रगतिशील कक्ष में कैसा माहौल होना चाहिए? सभी लोग कमेंट करें, प्रगतिशील कक्ष कैसी होनी चाहिए? एक प्रगतिशील कक्ष में बच्चे इनाम को पाने के लिए व सजा से बचने के लिए कार्य करते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। बच्चों की योग्यता के अनुसार उनका नामीकरण व पृथक्करण किया जाए, ऐसा भी नहीं। बच्चे उन गतिविधियों में संलग्न होते हैं जिससे वह अपनी क्षमताओं को पा लेते हैं। बी इसका राइट आंसर है सभी लोगों के लिए, क्योंकि ये बात है, ये वैसे भी गलत है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस प्रकार की बुद्धि का वर्णन हावर्ड गार्डनर द्वारा किया गया था? सामान्य बुद्धि, भाषाई बुद्धि, भौतिक बुद्धि, विशिष्ट बुद्धि। हावर्ड गार्डनर के द्वारा कौन सी बुद्धि दी गई है? जल्दी से कमेंट में डालें सभी लोग। कुछ लोग इसका डी दे रहे हैं, कुछ लोग ए दे रहे हैं। ना तो इसका डी है ना डी, ना डी है ना ए है। तो हावर्ड गार्डनर के द्वारा दी गई है भाषाई बुद्धि, जो एक कवि में होती है, भाषाई बुद्धि। अगला प्रश्न है, एक प्राथमिक कक्ष में शिक्षिकाओं को व्यक्तिगत बात खुद से बातचीत जो हमारी सोच और व्यवहार का मार्गदर्शन करती है, उसे क्या करना चाहिए? बताएं जल्दी से, सभी लोग कमेंट करें, उस भाषा को क्या करना चाहिए? बातचीत जो हमारी स्वयं करती है, व्यक्तिगत बात। एक प्राथमिक कक्ष में शिक्षिकाओं को व्यक्तिगत बात खुद से बातचीत जो हमारी सोच और व्यवहार का मार्गदर्शन करती है, उसे इस्तेमाल के लिए बच्चों को दंडित करना चाहिए, ये बिल्कुल गलत है। दंडित नहीं करना चाहिए, नकारना चाहिए, ये भी गलत है। हतोत्साहित करना चाहिए, ये भी गलत है। रोकना नहीं चाहिए, उनको प्रोत्साहित करना चाहिए। तो ये इसका राइट आंसर है। मोहन ने घर व समाज में लड़कों की भूमिका को देखते हुए स्कूल में आयोजित एक कार्यक्रम में लड़की की भूमिका को यह कहकर निभाने से इनकार कर लिया कि वह एक लड़का है, इसलिए वह एक लड़की की ड्रेस नहीं पहनेगा। यह क्या दर्शाता है? सभी लोग बताएं, यह क्या दर्शाएगा?
मोहन ने घर व समाज में लड़कों की भूमिका को देखते हुए स्कूल में आयोजित एक कार्यक्रम में लड़की की भूमिका को यह कहकर निभाने से इनकार कर दिया कि वह एक लड़का है, इसलिए वह एक लड़की की ड्रेस नहीं पहनेगा। यह क्या दर्शाता है? तो जेंडर प्रारूप दर्शाता है। अगला प्रश्न है, एक ही कक्षा में अलग अलग क्षमताओं वाले विद्यार्थियों के सीखने सिखाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जल्दी से सभी लोग आंसर दें इसका, क्या कहेंगे इसको? इसका कौन सा आंसर आप लोगों को लग रहा कौन सा हो सकता है? एक ही कक्षा में अलग अलग क्षमताओं वाले विद्यार्थियों के सीखने सिखाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? यह प्रक्रिया अनुबंधन नहीं कहलाएगी, उद्दीपन भी नहीं कहलाएगी, मानकीकृत नहीं कहलाएगी। इसको कहते हैं विभेदित निर्देशन। अगला प्रश्न है, सामाजिक रचनावादी कक्षा कक्ष में सामाजिक रचनावादी कक्षा कक्ष में मूल्यांकन का प्रमुख तरीका क्या होता है? सभी लोग आंसर इसका जल्दी से दें, क्या होगा? सामाजिक रचनावादी कक्षा कक्ष में मूल्यांकन का प्रमुख तरीका क्या होता है? मानक संदर्भित परीक्षाएं, मानकीकृत परीक्षाएं, ये भी नहीं होता है। वस्तुनिष्ठ प्रत्यावान आधारित परीक्षाएं, ये भी नहीं होता। एक सामाजिक रचनावादी कक्षा कक्ष में मूल्यांकन का प्रमुख तरीका क्या होता है? सहयोगात्मक परियोजनाएं। अगला प्रश्न है, शिक्षार्थियों के आकलन का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है? कौन सा उद्देश्य है? बताएं सभी लोग, जल्दी से कमेंट करें, कौन सा उद्देश्य होना चाहिए? शिक्षार्थियों के आकलन का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य कक्षा में समान योग्यता वाले समूह बनाने के लिए ऐसा नहीं होना चाहिए। रिकॉर्ड और रजिस्टरों को पूरा करना, ये भी नहीं होना चाहिए। शिक्षकों को सौंपे गए कार्यों में से एक कार्य को पूरा करना। अध्यापन की प्रभावशीलता पर विचार करना और सीखने को बढ़ाने के लिए इसे संशोधित करना। ये इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों को उनकी अभिरुचि, ज़रूरतों व परिवेश के विभिन्न विद्यार्थियों को उनकी अभिरुचि, ज़रूरतों व परिवेश की विभिन्नताओं को ध्यान में रखकर उन्हें विविध प्रकार की गतिविधियों व अनुभवों के विकल्प देना किस सिद्धांत का पालन करता है? सभी लोग कमेंट करें, कौन सा इसका आंसर लग रहा है आप लोगों को? जल्दी से आंसर निकालें इसका। विद्यार्थियों को उनकी अभिरुचि, ज़रूरतों व परिवेश की विभिन्नताओं को ध्यान में रखकर उन्हें विविध प्रकार की गतिविधियों व अनुभवों के विकल्प देना किस सिद्धांत का पालन करता है? यह समावेशन का पालन करता है। अगला प्रश्न है,
निम्न में से क्या कक्षा कक्ष में सांस्कृतिक संवेदनशीलता को बढ़ावा नहीं देता है? निम्न में से क्या कक्षा कक्ष में सांस्कृतिक संवेदनशीलता को बढ़ावा नहीं देता है? कौन सा नहीं देता है? नेगेटिव पूछा है तो नेगेटिव आंसर इसका निकालना है। आप लोग जल्दी से निकालें। निम्न में से क्या कक्षा कक्ष में सांस्कृतिक संवेदनशीलता को बढ़ावा नहीं देता? विभिन्न संस्कृतियों के अनुकूलन गतिविधियों का आयोजन करना ये देता है। विद्यार्थियों को उनकी संस्कृति के अनुभवों को साझा करने को बढ़ावा ये भी देता है। हर विद्यार्थी की विविध पृष्ठ को स्वीकारना सम्मान करना ये भी देता है। लेकिन केवल प्रभावी संस्कृति के त्यौहार मनाना ये नहीं देता है। तो आंसर इसका क्या है? सी। अगला प्रश्न है, पाठ पढ़ने व लंबे अंशों को समझने में उन विद्यार्थियों को कठिनाई होती है जो किससे जूझ रहे होते हैं? गुणज वैकल्य से, पठन वैकल्य से, श्रवण बाधिता से, लेखन वैकल्य से। सभी लोग कमेंट करें कौन सा आंसर इसका। लेखन वैकल्य होता है वो लिखने से संबंधित होता है। किससे होता है? लिखने से संबंधित जो कठिनाई होती है उसे लेखन वैकल्य कहते हैं। श्रवण वैकल्य सुनने से जिसमें सुनने में कठिनाई होती है, कोई भी व्यक्ति को सुनने में कठिनाई होती है, श्रवण बाधिता कहते हैं। और पठन वैकल्य जो पढ़ने में कठिनाई होती है उसे पठन वैकल्य कहते हैं। अंक संबंधी गणना करने में कोई कठिनाई हो उसे गुणज वैकल्य कहते हैं। तो इसमें प्रश्न में पूछा गई पढ़ने व लंबे अंशों को समझने में, आंसर इसका है पठन वैकल्य। अगला प्रश्न है, श्रवण बाधिता बच्चों के लिए कौन सी शिक्षण सामग्री उपयुक्त नहीं है? इसका आंसर सभी लोग निकालें कौन सी नहीं है। श्रवण बाधिता बच्चों के लिए कौन सी शिक्षण सामग्री उपयुक्त नहीं है? श्रव्य किताबें, मुद्रित पुस्तकें, उपशीर्षक वाले वीडियो, त्रिआयामी चार्ट और मानचित्र। चार्ट और मानचित्र ये श्रव्य बाधिता बच्चों के लिए शिक्षण सामग्री उपयुक्त नहीं है, क्योंकि ये तो देख सकते हैं, सुन नहीं सकते, इसमें ऑडियो नहीं होता। अगला प्रश्न है, एक शिक्षिका को अपनी कक्षा में सृजनात्मक बच्चों की पहचान करने के लिए किस प्रकार के प्रश्न पूछने चाहिए? कैसे प्रश्न पूछने चाहिए सृजनात्मक कक्षा में? बताएं सभी लोग। एक शिक्षिका को अपनी कक्षा में सृजनात्मक बच्चों की पहचान करने के लिए किस प्रकार के प्रश्न पूछने चाहिए? खुले जवाब वाले मुक्तोत्तर प्रश्न, सही और गलत उत्तर सही मिलान करने वाले, रिक्त स्थान भरने वाले। सही और गलत उत्तर विकल्प वाले प्रश्न पूछना चाहिए। अगला प्रश्न है, यह महत्वपूर्ण है कि बच्चा अपने साथ जो अनुभव स्कूल में लाता है उसका क्या करना चाहिए? यह महत्वपूर्ण है कि बच्चा अपने साथ जो अनुभव स्कूल में लाता है उनको क्या करना चाहिए? उन्हें नज़रअंदाज
किया जाना चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। उन्हें नकारा जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। उनकी उपेक्षा की जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। जो अनुभव अपने साथ बालक लाता है स्कूल में, उन्हें आगे बढ़ाया जाना चाहिए। सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, बच्चे कैसे सीखते हैं? बच्चे कैसे सीखते हैं? चीज़ों को बनाकर व कार्य करके, पढ़कर व लिखकर, बोलकर व सुनकर, सोचकर व मनन करके। तो बच्चे सभी प्रकार से सीखते हैं। अगला प्रश्न है, किस कक्ष में विद्यार्थी बेहतर ढंग से सीखेंगे? किस कक्ष में विद्यार्थी बेहतर ढंग से सीखेंगे? शिक्षक ज्ञान की निष्क्रिय स्थानांतरणीकरण पर बल देकर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। शिक्षक मानता है कि केवल उच्च बुद्धि लब्धि वाले बच्चे ही शैक्षिक कार्य में अच्छा कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। शिक्षक बच्चों को उनकी गति के अनुसार सीखने की अनुमति देंगे। सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, जब शिक्षक बच्चों के अनुभवों को कक्षा में शामिल करते हुए उनके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से उदाहरण देता है, तब यह बच्चों में किस भावना को प्रोत्साहित करता है? जल्दी से बताएं इसका कौन सा आंसर है आप लोगों को लग रहा है। जब शिक्षक बच्चों के अनुभवों को कक्षा में शामिल करते हुए उनके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से उदाहरण देता है, तब वह बच्चों में उदाहरण करता है अपनापन। क्या करता है? अपनेपन का। अगला प्रश्न है, समस्या समाधान की प्रक्रिया किससे बेहतर होती है? तार्किक सोच, निष्क्रिय अनुसरण, प्रतिक्रिया सेट, कार्यात्मक स्थिरता। जल्दी बताएं सभी लोग कि समस्या समाधान की प्रक्रिया किससे बेहतर होती है? समस्या समाधान की प्रक्रिया तार्किक सोच से बेहतर होती है। बच्चों की भ्रांतियां व त्रुटियां कैसी होती हैं? बच्चों की भ्रांतियां व त्रुटियां सीखने सिखाने की प्रक्रिया में बेहतर हानिकारक हैं, बेहद हानिकारक हैं। ये गलत है। बच्चों के अविवेकी चिंतन को दर्शाती हैं, ऐसा भी नहीं। वयस्कों में उनकी हीनता को दर्शाती हैं, बिल्कुल भी नहीं। तो बच्चे की जो त्रुटियां होती हैं, भ्रांतियां होती हैं, तो बच्चों की सोच में झांकने की अर्थपूर्ण मौके देती हैं। क्या देती हैं? अर्थपूर्ण मौके। इस बात का संकेत है कि शैक्षिक गतिविधियां बच्चे के लिए यांत्रिक व दोहराव वाली हो गई हैं तथा उसकी रुचि की नहीं है। इस बात का संकेत है कि शैक्षिक गतिविधियां बच्चे के लिए यांत्रिक व दोहराव वाली हो गई हैं तथा उनकी रुचि की नहीं है। आनंद, उत्सुकता, उत्साह, ऊब की नहीं है। ये गलत है। अभिकथन बच्चों में सजा का डर पैदा करके सीखने को सुसाध्य किया जाता है। ये गलत है। डर पैदा करके बच्चे को नहीं सिखाया जा सकता है। इसका कारण है कि इनाम व सजा अर्थपूर्ण सीखने में बेहद प्रभावशाली हैं। इनाम और सजा से बालक कभी नहीं सीखता है। तो इसका आंसर ए और आर दोनों गलत हैं। डी इसका राइट आंसर।
निम्न में से कौन सा कारक सीखने को प्रभावित करता है? निम्न में से कौन सा कारक सीखने को प्रभावित करता है? विद्यार्थियों की अभिरुचि, संकल्पना की कथित प्रासंगिकता, विद्यार्थियों को विकासात्मक स्तर, सीखने सिखाने की पद्धतियाँ, ये सभी करती हैं प्रभावित सीखने को। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सीखने की स्थितियों में व्यक्ति, वातावरण व व्यवहार के बीच संबंध को सही दर्शाते हैं? व्यक्तिगत कारकों का परिवेश के तत्वों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तीनों कारक व्यक्ति, वातावरण व व्यवहार एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। व्यवहार से सामाजिक परिवेश पर शायद ही कभी प्रभाव पड़े। वातावरण की प्रतिपुष्टि से व्यक्ति की आत्मसम्मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसका आंसर है तीनों कारक व्यक्ति, वातावरण व व्यवहार एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। सभी लोगों ने से रिक्वेस्ट है कि माइंड5 एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और इस चैनल को सपोर्ट करें। सभी लोग, यहाँ पर सीटेट एग्ज़ाम की क्लासें जारी हैं और प्रिपरेशन आप लोगों के लिए जो मेहनत कर रहा है माइंड5 एकेडमी परिवार, तो आप लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करें, जिससे इस चैनल को ग्रो होने में सभी लोगों का योगदान हो सके। तो अगली क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक माइंड5 एकेडमी परिवार की ओर से सभी लोगों को नमस्कार।